जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हमारे जो नेपाल के ऊपर में मैंने एक वीडियो डाला है, खास करके जैन जी रेवोल्यूशंस के ऊपर में। उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको इसकी आपको पता लगेगा कि किसका कितना महत्व है, कि कितना ये हमारे लिए चिंता का विषय है। खास करके चीन, पाकिस्तान और तुर्की की जो चीज़ें हो रही हैं तराई रीजन में, जो नेपाल के तराई रीजन्स है, जो भारत से सटा हुआ इलाका है, जो तकरीब हमारा बॉर्डर है 1751 किलोमीटर का, उस इलाके में ये जो सिमर कर रहा है वो कभी भी फटेगा। इसके पहले खबर आई थी कि ये पटना में नेपाल के रास्ते कुछ आतंकवादी संगठन अंदर घुस गए हैं, जो कि उसके बाद बड़ी सतर्कता से इसको चेक करने के बाद, और उस समय जबकि बिहार के अंदर पोल चलने वाला है और पोल की चीज़ें हैं, ये इस तरह की खबर आई है। कहीं इसको नकारा नहीं गया है, मगर फॉर द टाइम बिंग ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहीं थमी हैं। नेपाल से रास्ते खास करके बिहार, यूपी के अंदर में जिस तरह से चीज़ें बदलने की चेष्टा है, खास करके चीन, पाकिस्तान और तुर्की का और चाइना के सब पे, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, और ये जो नेपाल का तराई रीजन है ये सबके नज़र पे रहता है, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के और तुर्की के अंदर में अब इसकी नज़र पड़ी है और वो चीज़ें बदलती रही हैं। यहाँ पर तुर्की भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो मदरसों में या उनके अंदर डोनेशंस हैं, उनको ज़कात के पैसे आते हैं, और इसका एक लिंकेजेस है जिसमें हमने आपको ये बताया कि जैन जी का जो रेवोल्यूशन हुआ है वो रेवोल्यूशन तो है, क्योंकि वहाँ की तकरीबन 3 करोड़ की जनता के बीच में 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ हैं, वो कुछ जागृत हो गए हैं। और जो एक म्यूजिकल चेयर वहाँ खेला जाता था चाइना के सर में, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं या कम्युनिस्ट लीनिंग लोग हैं, खासकर ये प्रौढ़ हैं जो अब बूढ़े हो रहे हैं, वो गेम खेलते रहे, और उससे उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा भी हुआ, उनको इकोनॉमिकल फ़ायदा भी हुआ, उनको पर्सनल फ़ायदा हुआ, और वो सत्ता में काबिज हैं। तो ये जो चेयरमैन और म्यूजिकल चेयर का गेम चलता था, चाहे वो के पी शर्मा ओली हों या देवरा हों या उस वहाँ पर जो प्रचंड हैं, इनके बीच में गेम खेला जा रहा है, खास करके 2017 के बाद और कोविड के बाद इनकी कुछ संख्याएं ज़्यादा ही हो गई हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जिस तरह से चाइना वहाँ पर भारत के बरखिलाफ एक कैटेगोरिक वॉरफेयर कराया, खास करके इसमें आपका के पी शर्मा ओली डायरेक्टली या प्रचंड घुसे हुए थे, जिसमें उन्होंने 3 इलाके को अपना बता दिया, खास करके काला पानी, लुप्पी लेक और लिम्पियाधोरा की बात करते थे। उसके बाद वो तो कहीं ना कहीं भारत ने डिफीट कर पाए हैं, क्योंकि वो रास्ते खुल गए हैं, वहाँ से में हमारा ट्रेड हो रहा है नेपाल के बाद। मगर अभी जो चीज़ें हैं उसमें टर्की का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी पैसे वहाँ से आकर के वहाँ मदरसों पे लग रहे हैं, और वहाँ पर जो पूरी की पूरी जनसंख्या है 3 करोड़ में 14 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से तकरीबन 98% मुस्लिम तराई रीजन में रहते हैं, जो कि भारत की सीमाओं के साथ खास करके बिहार और यूपी और उत्तराखंड के इलाके से मिलता है। और इन जगहों पे वो जिस चीज़ों को करना चाहते हैं, खासकर रेडिकलाइज यूथ को, और उस चीज़ों को यूथ करने चाहते हैं जिसमें तंजीमें हैं, जो पाकिस्तान की तंजीमें हैं, जो कि जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद, इसके अलावा द टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट, यहाँ पर इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पैसे का जो लेन देन है, जो आजकल में क्रिप्टो के द्वारा आ रहा है, जो दूसरे डिजिटल फॉर्म से आ रहा है, और उसमें एक जो तिगड़ी है उसमें मलेशिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान आ रहा है। देखिए, एक नेपाल में बड़ी बातें चलती हैं गल्फ ऑफ मलेशिया की। गल्फ ऑफ मलेशिया तो कोई है नहीं, क्योंकि गल्फ ऑफ थाईलैंड ही है, मलेशिया का कोई गल्फ नहीं है, और गल्फ ऑफ मलेशिया की बात होती है। 2000 यूथ जो हैं नेपाल से प्रतिदिन वो इन जगहों में जाते हैं, जिसमें मलेशिया है, थाईलैंड है और कतार है। उसमें मलेशिया, कतार और टर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ था, वो तो इमरान खान के समय से चलता था, जबकि वो पूरे के पूरे उम्मा को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते थे। तो वही गेम खेला जा रहा है, जो उम्मा का गेम है, उसके नेतृत्व का है, उसमें उसके कैलफेट लेने का, उसके मसीहा बनने की जो जद्दोजहद है। एर्दोगान साहब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इसके पहले इमरान खान थे, अब आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, और ये गेम कतार भी इसको बड़ी अच्छी तरह से खेलता है, चाहे वहाँ पर हमास का, हिजबुल्लाह, हूती का है। उसके अलावा ये जो चीज़ें भारत के ऊपर बांग्लादेश में खेलता है, और इसके अलावा अभी नेपाल में खेल रहा है। तो ये एक बड़ी सामरिक दृष्टि से एक बड़ी चुनौती बन के निकल रही है, और ये गेम प्लान है।
इसके समझना हमें लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको समझेंगे तो इसके ऊपर एक प्रेशर आएगा और प्रेशर को हम डिफीट कर सकते हैं। क्योंकि लोग जो हैं इन चीज़ों को यदि समझे, जो इन इलाकों में रहते हैं, खास करके बिहार के तराई इलाकों में जो रहते हैं, यूपी के तराई इलाकों में और उत्तराखंड के तराई इलाकों में, तो और हिमाचल का भी कुछ हिस्सा पड़ता है, तो इन जगहों में जो लोग रहते हैं इन चीज़ों को समझेंगे तो इन चीज़ों को डिफीट किया जा सकता है। और इसमें चाइना का हाथ है। चाइना उसको इंटरवीन करता है फ्रॉम द नॉर्थ, और जो हमारा हिमालयन किंगडम की बात होती है कि उसके अंदर में उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें BRI के थ्रू और इसके अंदर में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जिसमें ओली और प्रचंड ज़्यादा इसमें शामिल हैं, उनके थ्रू जो चीज़ों को कराता है, अभी पूरी की पूरी उनकी पकड़ बहुत तेज हो चुकी है। वहाँ की राजनीतिक सत्ताएं, वहाँ पर जो चीज़ें हैं, और उसको किसी ने भापा है तो वहाँ के यूथ ने, और जेन जी के रूप में वो सामने आया है। भले ही अभी दिखाई दे ये सोशल मीडिया के कारण थ्रू आया हो, मगर उनको एक बातचीत की समझ आ गई है। मगर उनमें से कुछ यूथ को जो उसमें इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं वो भी कहीं चाइना की वकालत करते हैं। मगर यदि इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखा जाए और ये जागृति हुई है तो नेपाल की परिस्थितियों को ये पूरी तरह बदल के रख देगी, और एक हमारे लिए भारत के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से एक अच्छा होगा। जबकि पुराने लीनिंग के लोग, जो उनकी लीनिंग चाइना के साथ में है, या ऐसे कट्टरवादी देश जिसमें पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश ये सब शामिल हैं, उनसे है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जय हिंद।